नमस्ते बच्चों। आप सभी बच्चों को जय श्री कृष्ण, जय सीएलसी, जय जय सीएलसी। चलिए बच्चों, आज अपन टेस्ट सीरीज का जो पेपर है वो डिस्कस करने चल रहे हैं। जूलॉजी वाला पोर्शन इसके अंदर है जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के और 100 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो अपन आज इसमें डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है, चलिए जी। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 51 जो नंबर है इसमें आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पॉन्जेस इज फाउंड इन फ्रेश वाटर। निम्न में से कौन सी स्पंज स्वच्छ जल में पाई जाती है। तो इनमें से जो फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले पोरिफर्स हैं या स्पंज है वो अपने को आइडेंटिफाई करना है। तो 4 ऑप्शन अपने को दिए हुए हैं, साइकॉन, स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टेला एंड ऑसिरेला। तो इसके अंदर देखा जाए तो जो फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला है वो स्पॉन्जिला है। सो करेक्ट आंसर इज सेकंड। इस क्वेश्चन में आंसर सेकंड है। कंप्लीट पेपर बच्चों एनसीईआरटी बेस है ना। जैसा कि नीट के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 4-5 साल से एनसीईआरटी बेस, वही एनसीईआरटी बेस और एनसीईआरटी की लाइन से लिए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। In which of the following flatworm high power of regeneration is found? निम्नलिखित में से किस चपटे कृमि में अपार पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, जिसके अंदर रीजनरेशन पावर इस वो अपने को ऑप्शन चूज करना है। जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो स्पॉन्जिला ये नहीं है, फ्लैटवॉर्म में नहीं है, हाइड्रा ये सिलेंट्रेट का मेंबर है। अब इसमें आता है एक डुगेशिया प्लेनेरिया और दूसरा है मेट्रिडियम। तो जो सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर पाई जाती है वो है डुगेशिया के अंदर। सो करेक्ट आंसर इज डुगेशिया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 53। द ओनली इनकरेक्टली मैच पेयर, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर अपने को ऑप्शंस को मैच करना है। अब ऑप्शंस को मैच के अंदर क्वेश्चन में पूछा गया इनकरेक्टली मैच, तो जो बिल्कुल गलत तरीके से सुमेलित वाला जो ऑप्शन है वही इस क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर होगा। क्लियर। चलिए जी, तो आइडेंटिफाई करते हैं। जैसा कि इसके अंदर पोरीफेरा है सेलुलर लेवल, बट अपन जानते हैं इसके अंदर ये तो करेक्ट है, पोरीफेरा के अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल लेवल पर होता है। सो ये तो करेक्ट है इसके अंदर। निडेरिया सिलेंट्रेड है, टिश्यू लेवल पर है, ये पार्ट भी इसके अंदर करेक्ट है। एनेलिडा ऑर्गन लेवल, ये गलत आ जाता बच्चों, क्योंकि एनेलिडेंस के अंदर जो होता है ऑर्गन सिस्टम आ जाते हैं कि यानी कि कई ऑर्गन मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अपन एलिमेंट्री कैनाली देखें तो उसमें बकल कैविटी भी है, फेरिंग्स भी है, गिजार्ड भी है, स्टोमक वाला पोर्शन भी है, इंटेस्टाइन भी है। सो एनेलिडा के अंदर जो ऑर्गन लेवल पर तो इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल पर होता है। सो ये ऑप्शन गलत मैच का है। मोलस्क का यस ऑर्गन सिस्टम, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। सो गिवन क्वेश्चन के अंदर जो करेक्ट आंसर है दैट इज द थर्ड। सो थर्ड आंसर इज करेक्ट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। यस, नाउ 54 क्वेश्चन भी बच्चों मैच द कॉलम पर आ रहा है कि द मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड। फर्स्ट और सेकंड कॉलम को अपने को आइडेंटिफाई करना है। सो देखो अपन देखते हैं कि इसमें पहला पूछा है कौन सा, ए वेक्टर ऑफ डिजीज, यानी कि इन बी कॉलम के अंदर कोई एक ऐसा मेंबर है जो ज्यादातर डिजीज का वेक्टर का रोल प्ले करता है। तो यानी कि एक तरह से रोग वाहक के रूप में। तो अपन देखें इसके अंदर रोग वाहक के रूप के अंदर मेनली जो कॉमन आता है वो एक तो है मॉस्किटोस में क्यूलेक्स, तो ये हो गया। अब बी वाला पोर्शन है ग्रिग्रेरियस पेस्ट। तो जो ग्रिग्रेरियस पेस्ट में जो आता है बच्चों उसके अंदर लोकस्टा ऑर्थ्रोपोड का है। सो इसके अंदर ये थर्ड ऑप्शन इसके अंदर मैच हो रहा है। और फिर है इसके अंदर लिविंग फॉसिल्स। सो लिविंग फॉसिल्स के अंदर लिविंग ये लिमुलस, ऑर्थ्रोपोडा के अंदर ये भी अपन पढ़ते हैं किंग क्रैब। तो लिविंग फॉसिल्स के अंदर ये लिमुलस। अब वैसे भी बच गया एक, तो एन इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट। तो जो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा अपन जानते हैं बॉम्बिक्स मोराई यानी रेशम के कीट। तो डी का ऑप्शन फर्स्ट से जाता है। सो ए का फोर्थ
बी का थर्ड और सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। सो इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसके अंदर 55, कॉम जेलीज आर, फिर फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, यानी कि इनके जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं उसके अंदर जो करेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस होता है वही अपने को मैच करके इसके अंदर आंसर को फाइंड आउट करना है। सो आइडेंटिफाई करते हैं अपन। जैसा कि जानते हैं कॉम, ये जेली कॉम्स जो है या कॉम जेली जो है सी वॉलनट के नाम से भी जानते हैं, टीनोफोरा में या टीनोप्लाना में आते हैं। सो यहां पर तो टीनोफोर आ जाएगा और फिशेस आर, फिर ब्लैंक स्पेस रेस्पेक्टिवली आर जेलीफिश, और जेलीफिश सिलेंट्रेट निडेरियंस में आता है। थर्ड ऑप्शन इसमें आ गया, ये तो आ जाएगा यहां पर, और ये वाला जो पोर्शन है ये वाला आ जाएगा इस जगह पर। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड। ठीक है बच्चों, चलिए जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। यस, 56 क्वेश्चन पर अपन डिस्कस करते हैं बच्चों। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, यानी कि फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से मैच करना है। तो देखिए आते इसके अंदर टेरोफिलम, जो कि एक तरह से एंजल फिश ऑस्टिक फिश है ना, और इसके ये आ गया एंजल फिल्म, टेरोफिलम एंजल फिश। ऑस्टिक फिश की है, अस्थिल मछलियों के अंदर आती है ना। इक्थियोफिश, इक्थियोफिश जो आता है लिम्बलेस एम्फीबियन, ये पादहीन उभयचरी जंतु है। मिक्सिन, जैसा कि अपन जानते हैं साइक्लोस्टोमेट्स में आती है हैग फिश, सो सी का फर्स्ट इसमें जाता है। जालेस फिश होती हैं, फॉल्स फिशेस होती हैं। नियोफ्रॉन, ये नियोफ्रॉन जो है एविस के अंदर आता है, और इसके अंदर वल्चर, गिद्ध जिसको कहते हैं ना उड़ने वाले, नियोफ्रॉन, नियोफ्रॉन उसका जूलॉजिकल पार्ट है, बाकी नॉर्मली वल्चर यानी गिद्ध है। यस, तो यहां अपन देखें इसके अंदर ए का जो करेक्ट मैच हो रहा है वो फोर्थ के साथ में, बी का जो हो रहा है वो इसके अंदर थर्ड के साथ में, सी का जो हो रहा है वो इसका फर्स्ट के अंदर, और डी का इसके अंदर सेकंड में। तो सेकंड ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट जा रहा है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर बच्चों? चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये भी 57 क्वेश्चन नंबर है, ये भी मैच द कॉलम बेस पर है। मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड, फर्स्ट के अंदर सेकंड को मैच करना है। चलो देखिए करते हैं अपन। डॉल्फिन, डॉल्फिन का मैचिंग डेल्फिनस से, और मकाका, मकाका नॉर्मली अपन जानते हैं मंकी यानी बंदर से आता है। रीसस मकाका, ब्लड ग्रुप जिससे आइडेंटिटी RH फैक्टर आइडेंटिफाई किया था, मकाका मंकी बंदर से है, बी फिफ्थ वाला। चलो, और फिर आता है इसके अंदर मैक्रोपस, कंगारू है, मार्सुपियल्स, सो सी का फर्स्ट आता है। तो अब जरा अपन यहां पे देखें, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, बी का फिफ्थ, सॉरी, तो सी का, इसका डी का जो हो गया वो कौन सा हो गया? फोर्थ हो गया। टेरोपस बोले तो ये फ्लाइंग फॉक्स, थर्ड ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट जाता है बच्चों। क्लियर? चलिए जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी से ही लेकर के ये क्वेश्चन बनाया गया है अपना। जरा देखिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स, जो एनिमल्स दिए हुए हैं उनके ऊपर थोड़ा सा अपन विचार करें क्या इनकी कंडीशंस है। पहला दिया हुआ है एलिफस, दूसरा प्लेटिपस, कैमिलस, कैमेलियन, चेलोन, कार्वस, कैनिस, कैलोटीज, क्रोकोडाइल। हाउ मेनी एनिमल्स दोज हैव 4 चैम्बर हार्ट, इनमें से कितने एनिमल हैं जिनके अंदर 4 कक्ष वाला हृदय पाया जाता है, एंड प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। यानी कि पर्टिकुलर बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर अपने को उन्हीं एनिमल्स को सेलेक्ट करना है जिनके अंदर 4 जोड़ी यानी कि 4 कक्ष वाला तो हार्ट हो, और उसके साथ के उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड भी हो। केवल वो ऑप्शन को चूज नहीं करना जिसके अंदर ओनली 4 चैम्बर हार्ट हो, बट उसके अंदर मेमोरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होना जरूरी है। सो सच एस अपन देखें इसके अंदर एलिफस
4 चैम्बर हार्ट है, बट उसके साथ उसके अंदर मेमोरी ग्लैंड भी है, प्लेटिपस भी आता है उसके अंदर, कैमेलिस कैमल, प्लेटिपस प्रोटोथीरियंस में आती हैं, जैसा अपन एलिफस एलिफेंट है। अब यहां पर 4 चैम्बर हार्ट कैनिस डॉग में भी आता है, क्रोकोडाइल में भी आता है, कार्वस में भी आता है। लेकिन अपने को 4 चैम्बर हार्ट के साथ में प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड को भी आइडेंटिफाई करना है। सो एलिफस इसमें जाएगा, प्लेटिपस जाएगा, कैमिलस जाएगा, कैनिस जाएगा, बट कॉर्वस इसमें रॉन्ग हो गया क्योंकि इसके अंदर मेमोरी ग्लैंड एब्सेंट है। क्रोकोडाइल मेमोरी ग्लैंड एब्सेंट है। सो 2 रॉन्ग हो गए, 1 2 3 4। 4 एग्जाम्पल यानी थर्ड वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट जाता है। क्लियर बच्चों? यानी कि 4 एनिमल ऐसे हैं जिनके अंदर 4 चैम्बर हार्ट के साथ साथ उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है। क्लियर? सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? थोड़ा सा ब्रेन टीजर भी है, एक तरह से ब्रेन को भी थोड़ा सा यूज करना पड़ता है। चलिए जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ फिशेस दोज आर प्रीडेशियस इन नेचर विद पावरफुल जॉ। यानी अपने को ऐसी फिशेस का ग्रुप, मछलियों का ऐसा समूह आइडेंटिफाई करना है जो प्रीडेशियस यानी कि परभक्षी नेचर के अंदर है ना? और उसके साथ उनके अंदर बहुत मजबूत जबड़े भी पाए जाते हैं, यानी कि मजबूत जबड़े के साथ वो परभक्षी होना जरूरी है, प्रीडेशियस नेचर में है। सो आइडेंटिफाई करें। यस, कोरेकोडोन, ये भी इसके अंदर करेक्ट जाता है। स्कोलियोडोन, ये भी जाता है। बेटा इसमें नहीं आता बच्चों क्योंकि अस्थिल मछलियों में है, बट इसके साथ में प्रिस्टिस भी आती है जिसको आरा मछली अपन कहते हैं। ठीक है? सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वाला ऑप्शन, ये फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ वाला ऑप्शन ये करेक्ट जाता है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? चलिए जी, आएगा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स, दिया गया चित्र जो है वो किसको प्रदर्शित करता है ना? डायग्राम के अंदर अपन देखें तो बच्चों कनेक्टिव टिश्यूज है। कनेक्टिव टिश्यूज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसा कि एक लूज कनेक्टिव टिश्यू और सेकंड होता है इसके अंदर डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। बट लूज कनेक्टिव टिश्यूज को फिर फर्दर अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड या डिफरेंशिएट किया है, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड लूज एरियोलर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज। एडिपोज उसके अंदर यानी कि मेनली उनमें फैट होती है, बट इसके अंदर डायग्राम के अंदर लूज टिश्यूज का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा, सीधा ये डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का आ रहा है। लेकिन डेंस फाइब्रस के अंदर कैसा? तो डेंस फाइब्रस के अंदर भी बच्चों अपन 2 कैटेगरीज पढ़ते हैं, जैसे व्हाइट फाइबर हो या येलो फाइबर। डेंस फाइबर व्हाइट फाइबर है, क्या वो इररेगुलर है या वो रेगुलर है? जब भी वो इररेगुलर होते हैं तो बिखरी हुई कंडीशन में होते हैं, और रेगुलर एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर अपन देखें तो इनके अंदर फाइब्रोब्लास्ट है, फाइब्रोब्लास्ट के साथ कोलाजन फाइबर शो हो रहे हैं, लेकिन सभी फाइबर एक दूसरे के पैरेलल है, सिस्टमैटिक पैटर्न में है, यानी इररेगुलर नहीं है, इररेगुलर पैटर्न में है। तो 4 ऑप्शन अपन रीड करें इसके अंदर। पहला आ रहा है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, यस ये बिल्कुल करेक्ट जाता है इसके अंदर। डेंस है, सही है, बट ये इररेगुलर होकर के गलत हो गया। लूज होकर के ये वैसे ही गलत हो गया। एपिथेलियल का डायग्राम नहीं है, ये वैसे ही गलत हो गया। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। सो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। क्लियर? चलिए जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। टेंडेंस एंड लिगामेंट्स आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ। जो हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज के ही इसके डिफरेंट मोड या डिफरेंट टाइप्स आते हैं, लिगामेंट एंड टेंडेंस। तो जैसा कि अपन जानते हैं बच्चों, जो टेंडेंस होते हैं उसके अंदर मोस्टली कोलाजन फाइबर से होते हैं, यानी कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, बट वो रेगुलर है। ठीक है? ऐसे ही लिगामेंट में अपन आते हैं तो उसके अंदर इलास्टिन फाइबर बहुत ज्यादा होते हैं और कोलाजन फाइबर थोड़े से लेस अमाउंट में होते हैं, फ्यू अमाउंट में होते हैं। यानी कि टेंडन हो या लिगामेंट, इनके अंदर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दोनों में प्रेजेंट है, बट ये रेगुलर के एग्जाम्पल आते हैं। सो आइडेंटिफाई करें, क्या ये न्यूरल टिश्यू है? तो टेंडन और लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू के हैं, तो इस वजह से ये दोनों ऑप्शन गलत है। एपिथेलियल नहीं है, ये भी गलत है।
मसल्स टिश्यू नहीं है, नहीं है। तो ओवरऑल 3 ऑप्शन गलत हो गए, चौथा वैसे सही है, फाइब्रस भी है और कनेक्टिव टिश्यू भी है। टेंडन्स और लिगामेंट के अंदर कोलाजन और इलास्टिन फाइबर होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज 4th। चलिए जी बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 to 62 पर आते हैं। यस, द जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू। यानी कि अपने को एनिमल टिश्यूज में एनसीईआरटी के अंदर भी जहां पर टिश्यूज एक्सप्लेन किया है तो उसके अंदर कुछ सेल के जंक्शंस उनके अंदर एक्सप्लेन किए गए हैं। ये उसी में से क्वेश्चन लिया हुआ है। ऐसा कौन सा जंक्शन है जिसके अंदर लीकिंग प्रोसेस को या कि जो मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं उनके लीकिंग प्रोसेस को स्टॉप कर दिया जाए। तो इसका सीधा सा एग्जांपल आता है बच्चों, ये टाइट जंक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि यहां पर ये पूछा है स्टॉप द लीकिंग। टाइट जंक्शन इज करेक्ट आंसर। एडहरिंग जंक्शन नहीं है, कैप जंक्शन नहीं है और इसके साथ डेस्मोसोम भी नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज टाइट जंक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय। यानी कि नेफ्रॉन जो है बच्चों, एक नेफ्रॉन जो बोमन कैप्सूल है, इसका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और ये लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट है। ये वाला पीसीटी वाला पार्ट है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहां पर जो सेल्स होती है बच्चों, ये वाली सेल्स, ये सेल्स के अंदर माइक्रोविलाई इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, ब्रश बॉर्डर होती हैं। तो है तो क्यूबॉइडल सिंगल लेयर एक ही परत की होती है और बट इनके अंदर माइक्रोविलाई की वजह से ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस आ जाती है। सो करेक्ट आंसर अपन इसमें आइडेंटिफाई करें तो बच्चों सिंपल सही है, बट क्यूबॉइडल भी सही है, बट ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल ये करेक्ट है, बट ये वाला जो स्टेटमेंट है ये मोर करेक्ट है, ये मोर करेक्ट है। क्योंकि जब हमारे पास क्यूबॉइडल सही है बच्चों, क्यूबॉइडल एपिथेलियम सिंपल वाला, बट इसके अंदर ब्रश बॉर्डर की वजह से थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट जाएगा। क्लियर? चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 यस, इसका आंसर थर्ड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, फिर बच्चों इसके अंदर आ गया मैच द कॉलम, लेकिन उसके साथ में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसको भी अपन पहले केयरफुली रीड करें। मैच द कॉलम फर्स्ट विथ सेकंड रिगार्डिंग फ्रॉग राना एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि फ्रॉग जो राना टिग्रीना अपने इसी एनिमल टिश्यू के साथ में एनिमल मॉर्फोलॉजी में दिया हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। उन ऑप्शंस को अपने को आइडेंटिफाई करना है कि पर्टिकुलर मैच कॉलम फर्स्ट के अंदर सेकंड के साथ किसके साथ करेक्टली मैच इसके अंदर होती है। सो चला देखिए, कॉपुलेटरी पैड जैसा कि अपन पढ़ते हैं, मेल एंड फीमेल फ्रॉग, इनमें एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन तो नहीं होते, बट इनके अंदर क्लियर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। तो मेल फ्रॉग जो होता है उसकी फोरलिम्ब में ओनली 4 डिजिट्स होती है, बट उसकी जो फर्स्ट डिजिट होती है उसमें एडिपोज टिश्यूज का एक पैड होता है, कोपुलेटरी पैड, जो एक तरह से जब कॉपुलेशन होता है फ्रॉग के अंदर तो एम्प्लेक्सस के अंदर ये वो ग्रिपिंग थोड़ी सी फर्मली हो जाती है, उसकी पकड़ थोड़ी सी मजबूत होती है। ये कोपुलेटरी पैड ओनली मेल फ्रॉग में होती है, फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट है। सो फर्स्ट जो ए है इसका करेक्ट मैचिंग अपन आइडेंटिफाई करें। यस, फर्स्ट डिजिट ऑफ फोरलिम्ब। ठीक है, चलो बी देखते हैं, रेस्पिरेशन इन हाइबरनेशन। यानी कि जैसा कि अपन जानते हैं फ्रॉग एक पॉइक्यूलोथर्मल एनिमल है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, यानी कि सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग उसका बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो वेरी करता रहता है। सर्दी का अंदर टेम्परेचर कम होगा तो बॉडी टेम्परेचर कम, गर्मी हो गई तो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। बट ये अपना आपको सर्वाइव करना है तो ये बिल के अंदर चला जाता है। तो बिल में जाने वाला प्रोसेस जो है वो कहलाता है हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। तो अब जब ये बिल में जाता है तो उस टाइम पर ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन नहीं करेगा, बकल भी नहीं है, मोस्टली उसके अंदर एक तरह से क्यूटेनियस रेस्पिरेशन चलता है। सो जरा अपन इसके अंदर देखें, रेस्पिरेशन हाइबरनेशन कंडीशन में पूछा गया है, सो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ऑप्टिक लोब 2 होते हैं ओनली इसके अंदर, है ना। सो ऑप्टिक लोब मिड ब्रेन का पार्ट है,
सो मिड ब्रेन, ये ऑप्टिक लोब मिड ब्रेन, जिन्हें कॉर्पोरा बाइजेमिना कहते हैं। हमारे मिड ब्रेन के अंदर 4 ऑप्टिक लोब है, जिनको हम कंबाइंडली कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। फ्रॉग के अंदर मिड ब्रेन में ओनली 2 ही ऑप्टिक लोब होते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरा बाइजेमिना, मिड ब्रेन का पार्ट है। एंड बिडर्स कैनाल, जो कि बच्चों मेल फ्रॉग के अंदर ही है और किडनी के अंदर होती है, स्पर्म्स को कंडक्ट करती है। सो इसके अंदर अपन आइडेंटिफाई करें, यस, ये बिडर्स कैनाल किडनी में। हो सकता है बच्चों कुछ बच्चे कंफ्यूजन हो जाए स्पर्म कंडक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार बच्चों के अंदर ये कंफ्यूजन आ जाता है कि शायद बिडर्स कैनाल टेस्टिस में प्रेजेंट होती है, बट ये टेस्टिस में नहीं होती, किस में होती है? किडनी में होती है, लॉन्जिट्यूडनल फॉर्म में। सो करेक्ट आंसर अपन देखें, ए का इसके अंदर आता है थर्ड, बी का इसमें आता है फर्स्ट, तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, यस, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट एंड फोर्थ में है। और तो सी का आता है इसके अंदर फिफ्थ, सी का फिफ्थ फोर्थ में दिया हुआ है। सो बच्चों यहां पर अपने पास में फोर्थ इज करेक्ट आंसर। क्लियर जी? चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। यस, क्वेश्चन नंबर 65 है। ये भी एनसीईआरटी से कॉकरोच का जो एक हेड का डायग्राम है, वो हेड का डायग्राम सीधा एनसीईआरटी से लिया हुआ है और उसकी लेबलिंग में से कुछ लेबलिंग को मिसिंग करके उसको आइडेंटिफाई अपने को करनी है। यही क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी बेस से लेकर के पूछा गया है। इन द गिवन फिगर दैट इज हेड रीजन ऑफ कॉकरोच मार्क्स द करेक्ट लेवल ए, बी एंड सी। तो ए एंड बी और सी इनको आइडेंटिफाई करना है। जैसा कि अपन देख रहे हैं बच्चों इसके अंदर क्लियर, इधर की तरफ इसका डोर्सल पार्ट है, ये वेंट्रल पार्ट है, जिधर से इसका नेक पार्ट रहता है और इसकी बॉडी कनेक्ट होती है। तो इधर की तरफ तो इसका अपर लिप बोले तो लैबियम होगा और इधर की तरफ लोअर लिप लैबियम, ये लैब्रम और ये लैबियम। और कंपाउंड आई है और उसके पास में एक सिंपल आई होती है जिसको ऑसिली बोला जाता है। सो ए इज लैब्रम, सो ए इज लैब्रम, ये आ गया सेकंड में। बी इज लैबियम एंड सी इज ऑसिलस, सिंपल आई के नाम से जाना जाता है। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों? चले जी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 आएगा। 66 क्वेश्चन में सेलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म इन मेल फ्रॉग। मेल फ्रॉग के अंदर स्पर्म्स का करेक्ट रूट क्या है? जैसा कि अपन जानते बच्चों, ये टेस्टिस है जो फ्रॉग के अंदर किडनी के अंदर स्टोर होती है। सॉरी, ये टेस्टिस है, सॉरी किडनी, किडनी, और ये इसके अंदर टेस्टिस है। यहां पर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर और यहां से वास इफ्रेंशिया निकलती है और ये वास इफ्रेंशिया दैट इज द बिडर्स कैनाल। तो स्पर्म यहां से बनेंगे वास इफ्रेंशिया से, बिडर्स कैनाल, और बिडर्स कैनाल से यूरेटर। बट मेल के अंदर बच्चों ये स्पर्म को भी कंडक्ट करती है। सो इसको अपन यूरिनोजेनाइटल ट्यूब भी कहते हैं, यूरिनोजेनाइटल ट्यूब। सो अब अपन को स्पर्म्स का जो करेक्ट रूट है वो आइडेंटिफाई करना है। टेस्टिस, 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 टेस्टिस सभी ऑप्शन में है। उसके बाद वास इफ्रेंशिया, ये सीधा बिडर कैनाल आ गया। सो यहीं पर गलत हो गया। यहां वास इफ्रेंशिया सही है और यहां पर वास इफ्रेंशिया ये भी सही है, वास इफ्रेंशिया ये भी सही है। अब जस्ट इसके बाद भी अपन देखें किडनी ठीक है और यहां पर बिडर्स कैनाल, ये सीधी बिडर कैनाल आ गई, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब किडनी के बाद ये सीधा सेमिनल वेसाइकल में लिया, जबकि बिडर कैनाल ये करेक्ट है।
तो यानी कि बच्चों ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो पहला भी गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया। डायग्राम के अंदर भी दिया हुआ है, ये यूरेटर का प्रॉक्सिमल डायलेटेड पार्ट है, इसको कहा जाता है बच्चों सेमिनल वेसाइकल। ये सेमिनल वेसाइकल है। सो यूरिनोजेनेटल डक्ट एंड क्लोएका, इससे यूरिनोजेनेटल से सीधा क्लोएका में। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों? चलिए जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6767, जैसा कि दिया हुआ है इसके अंदर बच्चों कि द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वर पीरियोडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड्स। पिछले कुछ दशकों के अंदर समय समय पर परिवार नियोजन कार्यक्रम का मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उसका एक आवधिक या टाइमली उसका इवोल्यूशन करता है, यानी कि एक तरह से उसका मूल्यांकन करता है। ठीक है, और improve programs covering wider reproductive related areas currently in operation under popular name। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है बच्चों कि मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर ये कौन सा डिपार्टमेंट है या कौन सा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम सेक्स से रिलेटेड जो है हम बेटर सर्विसेज क्या दे सकते हैं। एक बच्चे का जन्म होता है उसके लिए, देन उसकी मदर के लिए, और सेक्सुअल लाइफ कैसी होनी चाहिए, ये सारे प्रोग्राम्स जो है टाइमली अपन कंसीडर करते हैं, वो एक ब्रांच में करते हैं जिसके अंदर अपन बोलते हैं रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ प्रोग्राम, यानी कि रिप्रोडक्शन चाइल्ड एंड हेल्थ प्रोग्राम। प्रजनन की क्रिया स्वस्थ होनी चाहिए, बच्चों की देखभाल जिसके अंदर माता की देखभाल भी सही होनी चाहिए, स्वास्थ्य भी उसके अंदर सही रहना चाहिए। RCH प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। सो इसके अंदर करेक्ट आंसर इज थर्ड। सो थर्ड इज करेक्ट आंसर। Now next question, identify in the given diagram which stage of embryonic development is indicated by H। इस डायग्राम के अंदर जो H है, ये H वो किसको इंडिकेट करता है? तो जैसा कि बच्चों अपन जानते हैं ओवरी से तो क्या निकल रहा है, रिलीज एग हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद वो जाइगोट बन रहा है, उसके अंदर क्लीवेज का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, मोरुला स्टेज है, उसके बाद फिर वो ब्लास्टुला, एक तरह से ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है जो यूट्रस से इंप्लांट होता है। सो इसके अंदर क्लियर आइडेंटिफाई हो रहा है बच्चों सीधा ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट। सो सेकंड आंसर इज करेक्ट। चलिए जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6969, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर्स ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द। जब एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर डेवलप होता है तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस भ्रूण के अंदर सबसे पहली गतियां कौन से महीने से प्रारंभ होती है, गर्भ अवस्था के कौन से महीने से। तो एनसीईआरटी की लाइन से क्लियर ये क्वेश्चन लिया हुआ है बच्चों, सीधा उसके अंदर दिया हुआ है कि प्रथम गर्भ अवस्था के प्रथम 3 महीने में कोई गति नहीं होती, लेकिन जो 5वां महीना होता है उस समय भ्रूण के अंदर कुछ हलचल या उसकी गतियां प्रारंभ होती है, और उस समय उसके सिर के ऊपर बालों की भी ग्रोथ हो जाती है। सो लाइन मार्क क्वेश्चन है, सीधा इसका आंसर 5th मंथ, आंसर थर्ड इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7070, ये बिल्कुल आइडेंटिफाई है बच्चों, एक लीनियर डायग्राम दिया हुआ है, उसमें आइडेंटिफाई करना है बिल्कुल इन द अबोव डायग्राम आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड, इनको आइडेंटिफाई करना है। हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है एक्स, दैट इज द गोनोडियल रिलीजिंग हार्मोन। एडिनोहाइपोफाइसिस बोले तो बच्चों एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और उस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 टाइप के गोनेडोट्रोपिक हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH जिसका एक्शन लेडिक सेल के ऊपर होता है, और एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH जिसका एक्शन होता है सर्टोली सेल के ऊपर। सो एडिनोहाइपोफाइसिस ने एक वाई हार्मोन और एक जेड हार्मोन सीक्रेट किया, लेडिक पर LH का होगा, सो ये तो बन गया बच्चों LH हार्मोन, और सर्टोली पर FSH का, सो जेड बन गया FSH। ठीक है, बाकी का सीक्वेंस सही है, अभी आइडेंटिफाई कर लो। एक्स बोले तो इसके अंदर क्या गया, गोनेडोल रिलीजिंग हार्मोन, कहां पर दिया हुआ, ये रहा। एक्स, वाई बोले तो LH, वाई LH बोले तो ये वाई, ये वाला सही है, और जेड वाला बोले तो FSH, एक ये वाला सही है, सॉरी ये FSH, हाँ ये। तो यानी कि इसमें एक तो हो गया बच्चों कौन सा,
छठवां, एक हो गया दूसरा, और एक हो गया इसके अंदर पांचवा। सेकंड ऑप्शन इसमें आ रहा है, सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है जी बच्चों, चलिए जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7171, द करेक्ट पाथ ऑफ स्पर्म मूविंग आउट ऑफ टेस्टिस इज, यानी कि शुक्राणु जो वृषण से बाहर निकलते हैं उनका सही क्रम क्या होगा। तो चलो देखते हैं इसके अंदर। वास इफ्रेंशिया रेटे टेस्टिस, तो वास इफ्रेंशिया से रेटे टेस्टिस आकर के गलत हो गया बच्चों। सो फर्स्ट गलत। वास इफ्रेंशिया से सीधा एपिडिडाइमिस फिर रेटे टेस्टिस आ रहा है, तो कुल मिलाकर के बच्चों यहां पर ये भी इसके अंदर गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन गलत। वास इफ्रेंशिया से सीधा वास डिफरेंस आ रहा बच्चों, एक तरह से ये भी गलत हो गया। तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा सही होगा ही होगा। तो चौथे को भी एक सीक्वेंस देख ले। यस, रिटेड टेस्टिस, उससे निकल करके वास इफ्रेंशिया, उससे फिर एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, select the correct pair of sexual transmitted disease STDs which are not completely curable। अपने को ऐसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को आइडेंटिफाई करनी है जो किसी भी कंडीशन के अंदर अभी तक क्योरेबल नहीं है। इन फ्यूचर हो सकता है ट्रीटमेंट तो निकलेगा, लेकिन अभी तक फिलहाल हमारे पास में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो एक तरह से नॉन क्यूरेबल है। वो ग्रुप अपने को जो है आइडेंटिफाई करना है। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं इसके अंदर। पहला ऑप्शन दिया हुआ है हेपेटाइटिस बी, बिल्कुल हेपेटाइटिस बी सही है। ये जरूरी नहीं है सेक्सुअल ट्रांसमिट से ही ये प्रोसेस ट्रांसफर हो, ये बॉडी के अदर फिजिकल पार्ट के कांटेक्ट के थ्रू या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी हो सकता है। तो बट ये नॉन क्यूरेबल है, ठीक है ना, कंप्लीटली नॉट क्यूरेबल। क्लियर। देन सेकंड सिफिलिस, बच्चों आज से पहले जब तक एंटीबायोटिक इसके आइडेंटिफाई नहीं हुई थी उस टाइम तक 62 या 65 के पहले सिफिलिस भी एक तरह से नॉन क्यूरेबल थी। बट जब इसका रिकॉग्नाइजेशन हो गया, एंटीबायोटिक इसकी बन गई, आज सिफिलिस कंप्लीटली क्यूरेबल डिजीज है। सो पहले ये माना जाता था सिफिलिस नॉन क्यूरेबल है, बट अब तो ये माना जाता है सिफिलिस क्यूरेबल है। बट पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, यानी कि ये तो सही है लेकिन ये गलत हो गया। HIV ये भी सही है लेकिन एक तरह से गोनोरिया ये गलत हो गया, क्योंकि इसके अंदर पूछा पूरा नॉट कंप्लीटली क्योरेबल। जेनाइटल हर्पीज सही है और हेपेटाइटिस बी को पहले से ही माना, तो ये चला गया, ये नहीं है, लेकिन ये गलत है। तो कुल मिलाकर के बच्चों इसमें थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is natural method of contraception? कॉन्ट्रासेप्शन के डिफरेंट मेथड है बच्चों, नेचुरल प्रोसेस भी है, नेचुरल मेथड भी है एंड आर्टिफिशियल मेथड भी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सीधा नेचुरल मेथड पूछा गया है, वो अपने को आइडेंटिफाई करना है। स्टरलाइजेशन ये बिल्कुल परमानेंट है, बट ये स्टरलाइजेशन नेचुरल प्रोसेस नहीं है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जिनको शॉर्ट में अपन आईयूडीज कहते हैं, ये भी नहीं है। डायफ्राम भी नहीं है। नेचुरल प्रोसेस के अंदर एक विड्रॉल आता है, जिसके अंदर यानी कि कॉपुलेशन के टाइम पर मेल अपने ऑर्गन को सीमेन के इजैकुलेशन होने से पहले ही वो वेजाइना से विड्रॉ कर लेता है। वो प्रोसेस एक नेचुरल प्रोसेस है। एक पीरियोडिक ऑब्स्टिनेंस है, यानी कि मेंसेस साइकिल जो चलती है उसके अंदर बच्चों एक बीच का एक टाइम पीरियड होता है जहां पर फर्टिलिटी रेट या फर्टिलाइजेशन होने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। लेकिन उस पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कुछ ऐसे टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पर एग के फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस नहीं होते, वो सेफ पीरियड कंसीडर किया जाता है। वो नेचुरल प्रोसेस है। यदि वो रिस्क टाइम पीरियड पर यदि कॉपुलेशन होता है तो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होने की प्रोबेबिलिटी होगी,
बट यदि सेफ पीरियड के अंदर कॉपुलेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक एक तरह से नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन का रोल हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट जाता है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7474 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज लीगलाइज्ड इन आवर कंट्री। बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की पूरी लाइन ऐसे ही ली हुई है और स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। एमटीपी इज जनरली परफॉर्म टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल रिलेशनशिप एटसेट्रा। यानी कि जो है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसके लिए एक रूल बना करके इसको लॉन्च किया गया था कि यदि किसी फीमेल के साथ में कोई सेक्सुअल हरेसमेंट या रेप केसेस जैसे हो जाते हैं तो उस केस में उस फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी के चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए अपनी गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया हुआ था, है ना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कभी कभी ये उस कंडीशन के अंदर भी की जा सकती है कि कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस अपन यूज कर रहे हैं और वो उसके अंदर उस कंडीशन में वो फेल हो गया, जैसे कंडोम है या वो रैप्चर हो गया, उसका सही नहीं हुआ, और सीमन यदि वेजाइना के अंदर इजैकुलेट हो गया तो इंसेमिनेशन होने के पूरे चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, और उस केस में भी प्रेगनेंसी हो जाती है तो मेडिकल उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो इसमें बिल्कुल सही जाता है बच्चों। देयर आफ्टर सेकेंड अपन कहते हैं इन एबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। यानी कि एक कपल्स के बीच में, मेल फीमेल के बीच में अपन इनफर्टिलिटी, बांझपन जो है वो कब कह सकते हैं, वो प्रक्रिया तब बोली जाती है बच्चों या जब तक कपल्स के बीच में कम से कम 2 साल तक अनप्रोटेक्टेड कोहैबिटेशन यानी कि उनमें लैंगिक सहवास हो रहा है। यानी कि जब भी उनमें कॉपुलेशन होता है तो कॉपुलेशन के अंदर किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज नहीं किया जाता, अनसेफ या अनप्रोटेक्टेड कॉपुलेशन उनमें होता है, और उस कंडीशन में भी 2 साल तक यदि उनमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो उस केस में हम इनफर्टाइल केस को कंसीडर करते हैं। यदि मान लीजिए उस केस के अंदर प्रेगनेंसी हो भी जाती है ना, और फिर वो बच्चा उसके अंदर डेवलप नहीं हो पाता, तो उस केस के अंदर हम उसके अंदर इनफर्टिलिटी कंसीडर नहीं करते, बट उसके अंदर प्रेगनेंसी कंसीव बिल्कुल भी नहीं हो, कम से कम 2 साल तक। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट इसमें सही जाते हैं। पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला ठीक है। चलिए जी बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7575 क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मेनली कॉज्ड बाय सिगरेट स्मोकिंग। जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं बच्चों, हम जानते हैं उसके अंदर वो धीरे धीरे हमारी जो लंग्स की जो एल्यूलाइज होती हैं वो धीरे धीरे फाइब्रोसिस के अंदर कन्वर्ट होकर के कई बार वो डैमेज हो जाती है, और उस डिजीज को अपन एम्फाइसीमा के नाम से जानते हैं। क्रॉनिक केस में पूछा ना, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड बाय सिगरेट स्मोकिंग, एम्फाइसीमा। सो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। अस्थमा एलर्जिक है, ब्रोंकाइटिस एक जनरल कफिंग प्रोसेस है, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस ये भी नहीं है, ये माइनिंग प्रोसेस के अंदर जो खदानों में काम करती है उनके अंदर है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट जाता है। क्लियर बच्चों? चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7676। यस, इन हार्ट ऑफ ह्यूमन बाइकस्पिड वाल्व इज सिचुएटेड इन। हार्ट के अंदर बच्चों 2 ऑट्रिया और 2 वेंट्रिकल है। राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 फ्लैप्स का वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, एंड लेफ्ट ऑट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है दैट इज द बाइकस्पिड वाल्व। तो इसके अंदर ये प्रेजेंट हुआ किसके अंदर, लेफ्ट ऑट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। बाइकस्पिड पूछा गया ना बच्चों इसमें, सो ये आंसर इसका करेक्ट जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए जी नाउ क्वेश्चन नंबर, यस, फर्स्ट हर्ट साउंड लब जिसे कहते हैं इंडिकेटेड बाय विच वेव ऑफ ईसीजी। सीधा लाइन मार के बच्चों इसके अंदर
यानी कि जहां पर आर वेव डेवलप होती है वो फर्स्ट हर्ट साउंड को प्रोड्यूस करती है। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 78, निम्न में से कौन से फेफड़ों को जैविक क्षमता का सही व्याख्या करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन फॉर वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स? तो देखिए बच्चों, इसके अंदर जैसा कि अपन देखें, एनसीईआरटी में सारे लंग्स के वॉल्यूम्स के बारे में डिस्कस किया गया है। ये तो रेसिडुअल वॉल्यूम है, ये टाइडल वॉल्यूम है, नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन ऊपर, सो नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन, दैट इज द टाइडल वॉल्यूम। 500 ml जो इसका वॉल्यूम होता है एयर का, दैट इज। अब बच्चों इसके अंदर आता है आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, या हम यू कहते हैं बच्चों बियॉन्ड द नॉर्मल इंस्पिरेशन फोर्सली इंस्पायर एयर का वॉल्यूम, यानी कि नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जो बलपूर्वक हमने और एयर अंदर ली है, दैट इज द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV कहलाती है। और सेम प्रोसेस यहां पर है बच्चों, नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन, वॉल्यूम ऑफ एयर बियॉन्ड द नॉर्मल एक्सपिरेशन, यानी कि एक सामान्य एक्सपिरेशन के बाद बलपूर्वक एयर को बाहर निकालने वाला प्रोसेस। दैट इज द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, यस। और यहां से यहां तक पूरा पार्ट ये कहलाता है वाइटल कैपेसिटी। टीवी एंड ERV ये तो नहीं हो सकता, तो पहला तो गलत हो गया। और यदि अपन पर्टिकुलर इसी को कंसीडर करें बच्चों, दैट इज द एक्सपिरेशन कैपेसिटी, ये EC है। इस EC के अंदर IRV को और जोड़ दो, यस, तो ये भी सही जाता है। ERV, ये रहा ERV प्लस टाइडल वॉल्यूम, यस, प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यस, प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज द वाइटल कैपेसिटी, तो ये भी सही जाता है। तो इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए जी, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 79 CO2 की अधिकतम मात्रा ऐसे परिवहन करती है, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय। तो हमारी CO2 जो है बच्चों टिश्यूज से लंग्स तक 3 रूप के अंदर ट्रांसपोर्ट की जाती है, 3 फॉर्म्स के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट की जाती है। एक है प्लाज्मा के सोल्यूबल कंडीशन में, डिसॉल्व कंडीशन में 7% अप्रोक्सीमेट होती है, और एक होती है इसके अंदर बाइकार्बोनेट फॉर्म के अंदर जो सबसे ज्यादा फॉर्म में होती है, और एक होती है कार्ब अमीनो ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, जो नियर अबाउट 23-25 या 23% के अप्रोक्सीमेट होती है। सो मैक्सिमम CO2 जो ट्रांसपोर्ट होती है वो बच्चों बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए जी बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8080 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करना है। तो जैसा कि ए एपिग्लोटिस है, बी जरा देखें बच्चों, यहां पर प्लूरल मेम्ब्रेन, विसरल और पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है।
सी डायफ्राम को, तो ए एपिग्लोटिस फर्स्ट में भी है बट सेकंड नहीं है, गलत हो गया। ए प्लूरल मेम्ब्रेन, ये भी गलत हो गया। ए कट एंड ऑफ रिब्स, ये भी गलत हो गया। तो यहीं से मैचिंग कर ले अपन फर्स्ट को, ए एपिग्लोटिस बिल्कुल सही है, बी प्लूरल मेम्ब्रेन बिल्कुल करेक्ट है, सी डायफ्राम है बिल्कुल करेक्ट है, डी रिब्स का कटिंग एंड दिया हुआ है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, और ई ब्रोंकस है, ये तो ट्रेकिया है ये रहा, और ट्रेकिया प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर ये ब्रोंकाई है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर नाउ नेक्स्ट 8181 वो दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, यानी कि बच्चों एक तरह से स्टेटमेंट के अंदर मैचिंग वाले स्टेटमेंट है, जो मिसमैच यानी कि गलत वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। जरा आइडेंटिफाई करते हैं। नेफ्रिक फिल्ट्रेट इन बॉमन कैप्सूल एंड पीसीटी आइसोटोनिक, तो जैसा कि बच्चों अपन जानते हैं कि नेफ्रॉन के अंदर अपन बात करें पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, यहां पर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो आइसोटोनिक नेचर का होता है, यहां पर भी आइसोटोनिक नेचर का है, बट बच्चों इसके अंदर हाइपरटोनिक है, यहां पर हाइपोटोनिक है, और यही हाइपोटोनिक इसमें एंटर होता है। नेफ्रिक फिल्ट्रेट बॉमन कैप्सूल पीसीटी आइसोटोनिक करेक्ट है। नेफ्रिक फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हाइपरटोनिक, ये भी बच्चों करेक्ट है। नेफ्रिक फिल्ट्रेट इन अपर मोस्ट पार्ट ऑफ असेंडिंग लिप ऑफ हाइपोटोनिक, ये भी करेक्ट है। नेफ्रिक फिल्ट्रेट जस्ट अराइव्ड इन डीसीटी, एंटर होने वाला पार्ट वो कैसा है, जस्ट अराइव्ड। हाई पर बोला है बच्चों, जबकि ये होता कैसा है ये, तो ये चीज गलत हो गई। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, और इस क्वेश्चन में मिसमैच पूछा गया है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर। मिसमैच वाला ऑप्शन जो है बच्चों वो यही है। चले जी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8282 डायग्राम बेस है, फिर उसके अंदर अपन आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। करेक्ट मैचिंग उसके अंदर आइडेंटिफाई करनी है। चलिए देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी करेक्ट मैचिंग वाला पोर्शन है। ए एफ एक्टिन सही है, एफ एक्टिन ये तो गलत हो गया। ठीक है ना, ए एफ एक्टिन ये तो गलत हो गया, ये तो ट्रोपोनिन है बच्चों। बी बोलता है एफ एक्टिन, बी ट्रोपोमायोसिन है, तो ये वाला पोर्शन भी गलत हो गया, पहला दूसरा गलत है। तीसरे में सी एफ एक्टिन, यस तीसरे में सी एफ एक्टिन, ये एफ एक्टिन करेक्ट जाता है। और चौथे के अंदर बी बोले तो एफ एक्टिन, ये भी गलत है बच्चों, तो जरा तीसरे को मैच कर लेते हैं। यस ये तो एफ एक्टिन है, ये एफ एक्टिन। ए बोले तो ट्रोपोनिन है, ये 3 पॉइंट इसके अंदर ट्रोपोनिन। शॉर्ट में टीपी बोलते हैं। और बी ट्रोपोमायोसिन, ये वाला जो पार्ट है दैट इज द ट्रोपोमायोसिन। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए जी आइए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8383।
बिल्कुल एनसीईआरटी से एनिमल किंगडम के अंदर जो डायग्राम दिया हुआ है कॉर्डेट की क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करने से पहले वो अपने को देखना है। इसमें से ये पूछा गया है कि इसके डायग्राम कौन कौन से ए बी सी क्या रिप्रेजेंट करते हैं और किस में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों पहला बोल रहा है सैकोग्लोसस, तो सैकोग्लोसस तो वैसे गलत हो गया, वो तो हेमिकोर्डेट में आता है, तो पहले के साथ नंबर तो अपन इसके अंदर मैच करते नहीं है। ठीक है, चलिए सेकंड के अंदर आते हैं बच्चों एम्फियोक्सिस, और एम्फियोक्सिस की मैचिंग करें कि साहब ये एक्चुअल के अंदर ये ए यहां पर है बच्चों, और ये बी यहां पर है, और ये सी इस जगह पर है, ये थोड़ा सा आगे पीछे है। तो क्या एम्फियोक्सिस के अंदर एक गिल स्लिट है? बट बच्चों ये एक गिल स्लिट तो नहीं है, ये तो नोटोकोड है, ये नर्व है, ये डोर्सल नर्व कोड, नोटोकोड, गिल स्लिट, तो ये तो गलत हो गया ना, ये भी गलत हो गया। टेरोफिलम, तो जैसा कि अपन जानते हैं टेरोफिलम अभी मैस्दा कॉलम के अंदर भी ये डिस्कस किया था, एंजल फिश है, ऑस्टिकथिस के अंदर आती है ना। तो टेरोफिलम की रेस्पेक्ट में अपन करें ए हार्ट, तो हार्ट को तो रिप्रेजेंट नहीं करता, ये गलत हो गया। तो बच्चों पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, तो चौथा तो सही होना है, लेकिन चौथे की मैचिंग देख लेते हैं। लेंसलेट एक तरह से ब्रोंकियोस्टोमा है ना, तो ब्रोंकियोस्टोमा के अंदर ए नोटोकोड को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल सही, नोटोकोड को रिप्रेजेंट करता है, और बी नर्व कोड, जैसा कि अपन बता रहे डोर्सल होलो नर्व कोड। तो जैसा कि इस 83 क्वेश्चन में बोल रहे थे अपन, थोड़ा सा टाइपिंग आगे पीछे हो जाता है वो सेटिंग के अंदर। तो ए का ब्लॉक ये है, बी के ब्लॉक ये है, और सी के ब्लॉक ये है। सैकोग्लोसस जो कि हेमिकोर्डेटा को बिलोंग करता है, तो उसके रेस्पेक्ट में तो ये स्टेटमेंट और डायग्राम वैसे ही गलत है। एम्फियोक्सिस के अंदर ए गिल स्लिट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये तो क्या है, नोटोकोड है, और इस वजह से ये वैसे ही गलत हो गया। अब थर्ड ऑप्शन में देखें टेरोफिलम, जो एंजल फिश है, ऑस्टिकथिस अस्थिल मछलियों में आती है, उसके अंदर ए बोलता है हार्ट, सो हार्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता, ए जो है वो नोटोकोड को रिप्रेजेंट करता है, और बी वाली डोर्सल होलो नर्व कोड है। तो अब बच गए बच्चों तीन ऑप्शन गलत हो गए, तो चौथा तो सही होना ही होना है। लेंसलेट ब्रेंकियोस्टोमा है, तो ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर ये ए वाला पार्ट जो है नोटोकोड को रिप्रेजेंट करता है, ये भी करेक्ट है, और बी वाला पार्ट डोर्सल होलो नर्व कोड को रिप्रेजेंट करता है, ये भी बिल्कुल सही है, और सी वाला जो है पोस्ट एनल टेल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये वाला भी सही है। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर बच्चों? चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8484, आइडेंटिफाई द डायग्राम, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इस डायग्राम को भी आइडेंटिफाई करना है और अपने को सही आंसर जो है वो चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट या कौन से ऑप्शंस के लिए करेक्ट आते हैं। पहले अपन देखें, डायग्राम से क्लियर हो रहा है ये बच्चों वैसे ट्रू फिशेस नहीं है, फॉल्स फिशेस है, और फॉल्स फिशेस के अंदर साइक्लोस्टोमेट्स को कंसीडर किया जाता है, जिनके अंदर जबड़े नहीं होते, यानी एक तरह से वो जालेस फिशेस होती हैं। ठीक है ना, तो डायग्राम से तो ये आइडेंटिफाई हो गया ट्रू फिशेस नहीं है, ना तो ये कॉन्ड्रिक्थिस है ना ये ऑस्टिकथिस है। अब साइक्लोस्टोमेट्स जो है उसके रेफरेंस के अंदर या उसके रेस्पेक्ट में जो स्टेटमेंट करेक्ट आते हैं वो अपन आइडेंटिफाई कर लेते हैं। चलिए जी देखिए, यहां पर पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट इज ए एक्टोपैरासाइट ऑफ सम स्पेसीज। यस, साइक्लोस्टोमेट्स जो होती है बच्चों, इनके लिप्स पर और इनके टंग के ऊपर टीथ पाए जाते हैं सर्कुलर रो के अंदर, कंसेंट्रिक रिंग के अंदर, तो ये एक्टोपैरासाइट है। बड़ी मछलियों के ऊपर भी ये एक्टोपैरासाइट के फॉर्म में जाके चिपक जाती है, इनको डायनफिशिस भी बोला जाता है, और ये उनकी बॉडी को कुरेद कुरेद के खा करके उसके अंदर चली जाती है, यानी कि अपने से बड़ी मछलियों को भी ये खत्म कर सकती है, तो एक तरह से इनको डायनफिश बोला जाता है। तो ए स्टेटमेंट साइक्लोस्टोमेट्स के रेस्पेक्ट में बिल्कुल सही जाता है। चलिए बी कहते हैं, इट हैज सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विथ जा। ये विथ जा होकर के बच्चों ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो यानी कि पहला स्टेटमेंट तो सही है, बट ये जो है ना विद जा होकर के ये स्टेटमेंट गलत हो गया, इसकी वजह से गलत हो गया। अब आते हैं अपन सी के अंदर, इट इज मैरीन एनिमल या साइक्लोस्टोमेट्स जितने भी है वो सब समुद्री होते हैं, मैरीन, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल एंड पेयर्ड फिन्स। यस, इनके अंदर देखो डायग्राम में फिन नहीं है और बॉडी पर स्केल भी नहीं पाए जाते,
सो डी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो ए सी डी फोर्थ ऑप्शन जो है बच्चों ये इसका करेक्ट जाता है। क्लियर? चलिए जी बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एज ए 8585 यूरिकोटेलिक मोड ऑफ पासिंग आउट नाइट्रोजनस वेस्ट इज फाउंड इन, यानी कि कुछ एनिमल्स के ग्रुप इसके अंदर दिए हुए हैं, उनके अंदर आइडेंटिफाई करना है कि किस ग्रुप के अंदर यूरिक एसिड ही उसके अंदर का मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है। सो बर्ड्स के अंदर तो बच्चों यूरिकोटेलिक है, बट एनालिड्स जो है वो यूरिकोटेलिक नहीं है, वो अमोनोटेलिक एक्वेटिक मीडियम में हो सकती हैं, बट एनालिड्स जो है नॉर्मली अपन यूरियोटेलिक में कंसीडर करते हैं एनालिड्स को, है ना। एम्फीबियंस जैसा फ्रॉग है वो यूरियोटेलिक है, तो वो यूरिकोटेलिक नहीं है, बट रेप्टाइल्स है, तो सेकंड ऑप्शन ये इसके अंदर सही है, बट ये गलत हो गया। ये इसके अंदर गलत है, बट ये इसके अंदर सही है। इंसेक्ट इसके अंदर सही है, बट एम्फीबियन इसके अंदर गलत हो गया। बट यहां पर रेप्टाइल एंड बर्ड्स, एक तरह से इधर से रेप्टाइल आ गया और इधर से बर्ड्स आ गया, इसका मैचिंग फोर्थ वाला करेक्ट है, यूरिकोटेलिक। ठीक है जी बच्चों, चलिए जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8686 पार्ट बी आ गया। तो चलिए इसके अंदर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर near about 70 to 80% from the glomerular filtrate is reabsorbed in which part of nephron? नेफ्रॉन के किस पार्ट में से जो फिल्ट्रेट पार्ट है उसका सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है? तो सीधी सी बात है बच्चों, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी वाला पोर्शन जो है वहीं पर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। सो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8782 और 8782 में आइडेंटिफाई करना है डायग्राम शोइंग एक्सोन टर्मिनल एंड, ये एक्सोन का टर्मिनल एंड है, एंड सिनेप्स, दोनों के बीच में सिनेप्स है। गिवन डायग्राम ए टू डी को आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों ए तो क्या है, रिसेप्टर है, और बी जो है वो क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल्स है, और बी जो है वो क्या है, सिनेप्टिक कनेक्शंस है, सिनेप्स। अब इसके अंदर ये सही जाता है, ये सही जाता है, ये सही है बट ये गलत है। ए न्यूरोट्रांसमीटर, ये गलत हो गया, ये सही है बट सी ये भी गलत हो गया। सो पहला ऑप्शन इस करेक्ट जाता है इसमें। ठीक है जी बच्चों, चलिए जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 8888। सो द एच जोन इन ए स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू, एच जोन जो है वो कौन सा है? तो बच्चों हम जानते हैं ये जेड लाइन है, ये एक्टिन फिलामेंट है, ये मायोसिन फिलामेंट है, एच लाइन। सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन द एंड ए, सही जाता है बच्चों। पहला बी, एक्सटेंशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट, नो। एब्सेंस ऑफ मायोफाइब्रिल, नो। सेंट्रल गैप, यस, सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट, ये गलत हो गया। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो इसके अंदर बच्चों पहला आंसर सही है। ठीक है जी, चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8989, ग्लिनोइड कैविटी आर्टिकुलेट्स। तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों ये हमारी स्कैपुला बोन है, और यहां पर
ये हमारा ह्यूमरस, ह्यूमरस और स्कैपुला, यहीं पर ये कैविटी ग्लेनॉइड कैविटी। क्लियर बच्चों? सो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, कॉर्टिसोल सीक्रेट। तो जैसा कि अपन जानते बच्चों, एड्रिनल ग्लैंड है, ये वाला पोर्शन मेडुला है, ये वाला पोर्शन कॉर्टेक्स है, ये वाला पोर्शन जोना ग्लोमेरुलोसा, और इससे सीक्रेट होता है एल्डोस्टेरोन। जोना फेसिकुलेटा सीक्रेट होता है कॉर्टिसोल, और ये वाला पोर्शन जोना रेटिकुलरिस, इससे सीक्रेट होते हैं सेक्स स्टीरॉयड, कॉर्टिसोल। So second option is करेक्ट आंसर। ठीक है जी बच्चों, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, आइए बच्चों, इसमें भी आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीप, दो टाइप की सेल्स इसमें प्रेजेंट होती है। ए ये आइडेंटिफाई करना, बी आइडेंटिफाई करना, सी आइडेंटिफाई करना, इससे इससे इंसुलिन आ गया बच्चों, तो इंसुलिन के लिए ए वाली बीटा सेल हो गई, और इसकी डेफिशिएंसी से डायबिटीज मेलिटस बोले तो हाइपोग्लाइसेमिया। C is the glucagon, yes. D is the hypoglycemia. B बोले तो बच्चों अल्फा सेल, C बोले तो ग्लूकागोन हार्मोन, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ाता ही है, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपर। तो एक्चुअल के अंदर इसमें ए अल्फा, बट ये गलत हो गया। ए बीटा ठीक है, बी अल्फा ठीक है, सी कोर्टिसोल ये गलत हो गया, तो दूसरा भी गलत आ गया। ए बीटा ठीक है, बी ए, सी कोर्टिसोल ये भी गलत हो गया। तो बच्चों 1 2 3 गलत, चौथा आ जाएगा सही। ए बीटा ठीक है, बी अल्फा ठीक है, सी से ग्लूकागोन हार्मोन ठीक है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से हाइपोग्लाइसेमिया, और ये हाइपरग्लाइसेमिया इसकी कॉजेज। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है जी बच्चों, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 to 92। गिवन बिलो आर 3 स्टेटमेंट। इस 3 स्टेटमेंट में अपने को आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से गलत हैं। हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है वो शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल एक्यूरेट स्टेटमेंट है बच्चों। सेकंड स्टेटमेंट है ना, अपन इसके अंदर देखें, वो है बच्चों इसके अंदर ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल्स ड्यूरिंग बर्थ, यानी कि प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन
वो गर्भाशय की पेशियों को संकुचन करता है? यह सही है। गिवन बिलो 3 दीज स्टेटमेंट, ये हो गया 2 है। पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नाइन 393 हाउ मेनी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड विद हार्मोन? हार्मोन के रिलेटेड रेस्पेक्ट में कौन कौन से स्टेटमेंट सही है वो आइडेंटिफाई करना है। चलिए देखिए, इसके अंदर पहला देखें, दीज आर स्पेशल केमिकल प्रोवाइड्स केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। बिल्कुल सही है। ये रासायनिक पदार्थ हमारे शारीरिक क्रियाओं को मेटाबॉलिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, रेगुलेट करना अपनी भूमिका निभाते हैं। दे रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ग्रोथ, यस मेटाबॉलिज्म का ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, ऑर्गन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड, सर्टेन सेल्स, यस। दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, ठीक है, बट ये स्टेटमेंट आकर के गलत हो गया बच्चों। इंट्रासेलुलर नहीं है, इंटरसेलुलर होता तो सही होता, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट इसके अंदर गलत हो गया। दे आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, ये भी सही है। सो पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन के अंदर एक ही मिस्टेक है, इंट्रासेलुलर हो गया। ये इंटरसेलुलर सेल के बीच में से जाता है, इंटरसेलुलर होता तो बिल्कुल सही होता बच्चों, ठीक है। चलिए जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 9494 कंसिडर अबाउट फॉलोइंग फंक्शन। थर्मोरेगुलेशन, यस, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है, तो बिल्कुल सही है। सीक्रेशन ऑफ न्यूरो हार्मोन, हाइपोथैलेमस से न्यूरो हार्मोन भी सीक्रेट होता है। रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर को, लिबिडो को भी कंट्रोल करता है। हंगर सेंटर भी है, ऑस्मो रेगुलेशन सेंटर भी है। ये सभी सेंटर हमारे हाइपोथैलेमस में है बच्चों। तो इसके अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी सही है। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। इस हाइपोथैलेमस के रेस्पेक्ट में सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन सोडियम पोटेशियम पंप। तो बच्चों सीधा सा है, 3 सोडियम आयन बाहर की तरफ निकलते हैं और 2 पोटेशियम आयन अंदर की तरफ आते हैं। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, लाइन मार्क, एनसीईआरटी से बिल्कुल लिया हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डायरेक्शन ट्रेवल फॉर नर्वस इंपल्स। तो एक बच्चों ये डेंड्रॉन्स है, ये इसके अंदर डेंड्राइट्स है, सिग्नल डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से एक्सोन और एक्सोन से आगे। सो डेंड्राइट टू नर्व सेल बॉडी टू एक्सोन, पहला करेक्ट है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 97, डायग्राम शो सीक्वेंस ऑफ इवेंट occurring as an action potential arrive at a synapse. The numbered arrow represents the movement of substance across the membrane. यानी कि एक सिनेप्स का डायग्राम दिया हुआ है, उसमें से अपने को आइडेंटिफाई करना है ए किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर 2 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर 3 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर 4 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और नंबर 5 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जरा देखिए बच्चों, जब नर्व इंपल्स पॉइंट टू पॉइंट कंडक्ट होकर के आ रही है तो ये ए सोडियम आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। और उस टाइम पर पोटेशियम आयन, ये पोटेशियम आयन बाहर निकल रहे हैं। यहां से बच्चों कैल्शियम आयन अंदर जाएंगे जो वेसाइकल्स को ब्रेक करेंगे, तो ये 4th नंबर जो है वो एसिटाइल कोलिन, और ये अंदर जो जाएगा वो सोडियम आयन, ये सोडियम आयन वापस अंदर जा रहा है। तो ये सही सीक्वेंस देखे अपन, फर्स्ट का सोडियम इन 2 में आ रहा है,
पोटेशियम 2 में आ रहा है, थर्ड कैल्शियम, यस ये गलत हो गया बट ये सही हो गया, इसलिए थर्ड ऑप्शन ये भी। तो चलिए बच्चों, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर? जस्ट ए मिनट। नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण कुमाऊत, जूलॉजी फैकल्टी TMCLC सीकर आप सभी का दोस्तों इस वीडियो सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम मेजर 3 के कुछ सवाल जो हैं उनको सोल्व करने जा रहे हैं। आइए दोस्तों चालू करते हैं पहले 98 नंबर सवाल से। यह सवाल हमसे दोस्तों पूछना चाहता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो कब होती है। दोस्तों हम जानते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस होने के लिए हमारे पास हेटेरोजाइगस जीनोटाइप होना चाहिए और जिसमें से साथियों जो डोमिनेंट एलील होगा वो साथियों अपना एंजाइम यानी अपना प्रोडक्ट बना पाएगा। लेकिन साथियों हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो रिसेसिव एलील यानी स्मॉल टी है ये साथियों एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं करेगा। इसी वजह से साथियों यहाँ पे जो है हमें एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप देखने को मिलता है, क्योंकि एंजाइम का अमाउंट जो है साथियों वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलील यानी सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट एलील की वजह से आता है। इस वजह से हमें एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप देखने को मिलता है। और जब जब हमें कहीं भी इंटरमीडिएट फिनोटाइप देखने को मिल जाए तो हम साथियों डोमिनेंस का टाइप बताते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और इसी के चलते इसमें आंसर चला जाएगा 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं सवाल संख्या 99। हमें साथियों 2 कॉलम दिए गए, कॉलम 1 और कॉलम 2, और इन दोनों को आपस में हमें मैच कर देना है। डोमिनेंस हम जानते हैं साथियों, डोमिनेंस हमारे सामने तब आता है जब हमारे पास कोई एक हेटेरोजाइगस कंडीशन हो और वहां पे एक एलील यानी एक डोमिनेंट एलील दूसरे एलील पे ज्यादा डोमिनेट हो जाता है और दूसरे एलील जो रिसेसिव है जिसका एक्सप्रेशन दब जाता है साथियों, ऐसी कंडीशन को हम डोमिनेंस को डिफाइन करते हैं। तो हमें साथियों बेस्ट सुटेबल आंसर यहां जब देखने को मिले तो वो हमें समझ में आ रहा है साथियों हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म में एक एलील का एक्सप्रेशन होता है साथियों, तो इसी वजह से ए में चला जाएगा दूसरा ऑप्शन। उसके बाद कोडोमिनेंस हम जानते हैं, कोडोमिनेंस के अंदर जब दोनों ही कैरेक्टर जो हैं वो एक साथ एक्सप्रेस हो जाते हैं और वो साथियों हमें देखने को मिल रहे हैं तीसरे ऑप्शन में हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी और वहां पे बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्व्स फुली, इस वजह से कोडोमिनेंस में चला जाएगा तीसरा ऑप्शन। आगे हम चर्चाएं करें प्लियोट्रोपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की, तो हम जानते हैं प्लियोट्रोपी में यानी बहुत सारे कैरेक्टर्स अगर एक ही जीन के द्वारा कंट्रोल किए जाए तो उस घटना को, उस फिनोमिना को हम साथियों प्लियोट्रोपी में डिफाइन करते हैं। यानी एक कैरेक्टर जो है साथियों वो डिफाइन करे, यानी मेनी जीन गवर्न कर रहे एक कैरेक्टर को, इसी के चलते इसमें चला जाएगा पहला। और अंतिम ऑप्शन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का भी तात्पर्य हम जानते हैं साथियों, यानी जीन ज्यादा, पॉली का मतलब मेनी और जेनिक यानी जीन, बहुत सारे जीन मिलकर जब किसी एक कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करे, ऐसे इनहेरिटेंस को हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। पॉली यानी साथियों मेनी और जेनिक यानी जीन, यानी मेनी जीन साथियों गवर्न ए सिंगल कैरेक्टर, इसी के चलते डी में चला जाएगा पहला। और साथियों मेनी कैरेक्टर्स प्लियोट्रोपी इसमें चला जाएगा चौथा। तो हमारे पास आ गया साथियों 2 3 4 1, 2 3 4 1, और इसी के चलते इसमें जवाब जो है वो चला जाएगा सेकेंड ऑप्शन। आगे हम चर्चा करें साथियों, एक पेडिग्री हमें दी गई है और हमें इंडिकेट करना है साथियों या तो वो डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव, ये हमें पता करना है। तो क्यों ना इसको हम बना के भी देख लें। अगर मान लो साथियों यहाँ पे माने हम अगर रिसेसिव है ये कोई भी बीमारी, तो रिसेसिव डिजीज के लिए हम जानते हैं दोस्तों उसका एक्सप्रेशन सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही उसका एक्सप्रेशन होना है। तो ये साथियों डिजीज कंडीशन हो जाएगी, और चाहे होमोजाइगस डोमिनेंट हो चाहे हेटेरोजाइगस हो, ये दोनों रहेंगे साथियों रिसेसिव डिजीज के केस में नॉर्मल। अब हम साथियों इसको अप्लाई करें यहां पे, अगर ये कोई डिजीज पर्सन है तो साथियों ये कंफर्म है कि इसका जीनोटाइप होना चाहिए स्मॉल ए, और अगर ये नॉर्मल है साथियों तो इसका जीनोटाइप कैपिटल ए भी हो सकता है और हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। लेकिन जब हम साथियों इसकी अगली नेक्स्ट जनरेशन का जब ध्यान से ऑब्जर्वेशन करेंगे, वहां हमें देखने को क्या मिलेगा, ये सारे इसके साथियों जितने भी ऑफस्प्रिंग इन दोनों पेरेंट से बने हैं सभी के सभी डिजीज है, यानी ये भी कंफर्म है सभी का जीनोटाइप साथियों स्मॉल ए ही होगा, यानी होमोजाइगस रिसेसिव। और हम जानते हैं साथियों ऑफस्प्रिंग में जो 2 एलील हैं, एक साथियों उसके पिता से आता है दूसरा उसके माता से।
इसका मतलब अगर एक स्मॉल ए यहां से आ गया साथियों, तो दूसरा स्मॉल ए इसकी मदर से आना चाहिए, जो कि हमें देखने को मिलेगा साथियों इस वाले जीनोटाइप में, ना कि इस वाले जीनोटाइप में। अब जब हम देख पा रहे हैं साथियों, तो ये वाला जीनोटाइप भी पॉसिबल है, और यही साथियों इसी के चलते रेसेसिव तो हमें समझ में आ गया कि ये पेडिग्री इसको फॉलो कर रही। अब अगर हम साथियों डोमिनेंट बना के देखें, तो डोमिनेंट के लिए हम जानते हैं मित्रों, डोमिनेंट अगर कोई डिजीज है, तो डोमिनेंट डिजीज के अंदर हम जानते हैं क्या है, अगर किसी को साथियों डिजीज हो रही है, तो वहां पे साथियों कैपिटल ए स्मॉल ए, ये दोनों रखने वाला पर्सन साथियों डिजीज होगा। और नॉर्मल होने के लिए कंडीशन जरूरत है साथियों कौन सी वाली, होमोजाइगस रेसेसिव, ऐसे इंसान नॉर्मल होते। अब हम इसको साथियों अगर वापस इस पे अप्लाई करके देखें, तो हमें साथियों देखने को क्या मिलेगा। अब हम अप्लाई करते हैं डोमिनेंट वाले कैरेक्टर्स। तो अगर साथियों कोई इंसान डिजीज है, इसका मतलब इसका जीनोटाइप या तो ये होगा या फिर हेटेरोजाइगस होगा। लेकिन अगर ये नॉर्मल है, तो इसका जीनोटाइप अभी हमने समझा साथियों होमोजाइगस रेसेसिव होना कंफर्म है। और अगली जनरेशन में अगर सभी डिजीज्ड है, इसका मतलब साथियों इन सभी का जीनोटाइप या तो होगा कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए, इनमें से कोई एक पॉसिबल है। जबकि अभी हमने सीखा यह था कि एक अलील साथियों उसके पिताजी से आता है, दूसरा माताजी से, यानी ये होना तो साथियों मस्ट है नेक्स्ट जनरेशन में। तो हमें कंफर्म हो गया साथियों ये वाला जीनोटाइप पॉसिबल नहीं है, ये इसके फादर का जीनोटाइप होगा। तो यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है मित्रों, अगर ये वाला साथियों जीनोटाइप हम कंसीडर करें डोमिनेंट वाले डिजीज वाले पर्सन के लिए, और ये वाले साथियों हम नॉर्मल पर्सन के लिए, तो ये साथियों डोमिनेंट में भी एप्लीकेबल है और रेसेसिव में भी लागू है। तो इसी के चलते साथियों ये बीमारी डोमिनेंट डिजीज के लिए भी बराबर फॉलो सारे रूल कर रहा है, और रेसेसिव के लिए भी तमाम रूल्स रेगुलेशन का फॉलो हो रहा है। इसी के चलते साथियों ये बीमारी डोमिनेंट भी हो सकती है और रेसेसिव भी हो सकती है। हमने इसको अप्लाई करके देख लिया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।